Hello everyone. Today we are going to learn about pro-social behavior and aggressive behavior. This lecture is prepared by Namal Shiraz, Junior Lecturer from City University of Science and Information Technology. Helping others. Definition of pro-social behavior. Pro-social behavior refers to actions intended to benefit others, including helping, sharing, comforting and cooperating. प्रो सोशल बिहेवियर अब क्या होता है? प्रो सोशल बिहेवियर वो एक्शंस होते हैं जो आप यूज़ करते हो दूसरों को बेनिफिट्स या फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जिसमें इंक्लूड होता है एक दूसरे की हेल्प करना, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना, कंफर्ट प्रोवाइड करना और दूसरों के साथ कोऑपरेट करना. Types of pro-social behavior. Altruism, helping others with no expectations of reward. Altruism क्या होता है कि आप दूसरों की हेल्प करते हो without the expectations of reward. आपको कोई expectations नहीं होती कि आपको in return कुछ मिलेगा. Number 2, egoistic helping, helping others to benefit oneself, such as feeling good or gaining social approval. Egoistic helping में आप दूसरों की हेल्प तो करते हो लेकिन साथ ही साथ आप अपने आप को बेनिफिट भी पहुंचाना चाहते हो, जैसे कि फीलिंग गुड कि आप अपने आप को अच्छा महसूस करवाना चाहते हो या फिर सोशल अप्रूवल हासिल करना चाहते हो, उसके लिए आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो. नंबर 3, इमरजेंसी हेल्पिंग, ऑफरिंग हेल्प इन अर्जेंट सिचुएशंस लाइक रेस्क्यूइंग समवन इन डेंजर. इमरजेंसी के टाइम पे किसी की हेल्प करने को हम कहते हैं इमरजेंसी हेल्पिंग. फॉर एग्जांपल कि एक बंदा जो है डेंजर में है या उसका एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसको ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल ले जाते हो, उसकी हेल्प करते हो, तो दैट विल बी इमरजेंसी हेल्पिंग. Number 4, everyday helping, routine acts of kindness such as holding the door for someone. एवरीडे हेल्पिंग में आपके रूटीन एक्ट ऑफ काइंडनेस आ जाते हैं. आप रूटीन में कोई किसी की जो है थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हो. फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लासमेट है, उसको पेन चाहिए, आपने उसको दे दिया, तो दैट वुड बी एवरीडे हेल्पिंग. या फिर कोई आपके सामने से जा रहा है या आपके पीछे आ रहा है तो आपने उनके लिए डोर होल्ड कर लिया है, तो वो भी एवरीडे हेल्पिंग में इंक्लूड होगा. Factors affecting pro-social behavior. Number 1 is situational factors. Bystander effect. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं bystander effect को, यहाँ पे दोबारा से पढ़ लेते हैं. People are less likely to help when others are present due to diffusion of responsibility. bystander effect में ये है कि लोग जो हैं दूसरों की हेल्प कम करते हैं जब उनको ये आइडिया होता है कि वहाँ पर और भी बहुत लोग मौजूद हैं और कोई ना कोई उसकी हेल्प कर देगा. Ambiguity. If a situation is unclear, people are less likely to help. जब आपको कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है तो आप दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते हो, दैट इज एम्बिग्विटी. टाइम प्रेशर. पीपल आर लेस लाइकली टू हेल्प इफ दे आर इन अ हरी. इफ़ आप जो है हरी सिचुएशन में हो, आपको जल्दी है कहीं पहुंचने की और कोई आपको मिल जाता है ऐसा जिसको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप जो है उसकी हेल्प नहीं करोगे क्योंकि आपने कहीं पर और पहुंचना है. देन वी हैव नंबर 2, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. पर्सनालिटी. Traits like empathy, agreeableness, and a sense of social responsibility can increase pro-social behavior. अब आपकी जो personality traits हैं, for example आपकी जो empathetic behavior है, agreeableness है कि आप agree करते हो दूसरों की help करने के लिए, या फिर आप इस चीज़ को अपनी social responsibility समझते हो कि दूसरों की help करनी चाहिए, तो इसकी वजह से pro-social behavior जो है वो increase हो सकता है. Mood. Good moods can enhance helping behavior, though sometimes guilt or sadness can also motivate helping to relieve negative feelings. अब आपका मूड अगर अच्छा होगा तो आप ये चाहोगे कि आप दूसरों की मदद करो, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल गिल्ट या सैडनेस की वजह से भी दूसरों की हेल्प करता है ताकि वो अपने आप को मोटिवेट फील करवा सके. Competence. People are more likely to help if they feel capable of providing assistance. अगर एक इंडिविजुअल इतना कॉम्पिटेंट है, अपने आप को कॉम्पिटेंट समझता है कि वो किसी सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम में दूसरे की हेल्प कर सकता है, तो वो हेल्प प्रोवाइड करेगा. Number 3, social and cultural factors. Social norms. Norms like reciprocity, helping those who have helped us, and social responsibility, helping those in need, influence helping behavior. अब हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स ऐसे हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि अगर किसी ने आपकी मदद की है तो आपको भी इन रिटर्न उनकी मदद करनी है, या फिर आप उस बंदे की मदद करो जिसको नीड है. तो ये सारी चीज़ें भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं हेल्पिंग बिहेवियर को. Cultural values. Collectivist cultures may emphasize helping the group.
जो हमारे कलेक्टिविस्ट ग्रुप हैं जो एक दूसरे को साथ रखना चाहते हैं, तो वो भी एम्फोसाइज करेंगे, वो भी फोकस करेंगे कि आप ग्रुप में या बाहर के लोगों की मदद करें, while individualist group cultures may focus on personal responsibility। जबकि individualist कल्चर्स जो हैं वो आपको ये समझाएंगे कि आपने अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनके ऊपर फोकस करना है एज कम्पेयर टू कि आप लोगों की हेल्प करो। देन वी हैव नंबर 4, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। Genetic influences. Evolutionary theories suggest that helping behavior may have evolved to enhance the survival of one's genes. Kin selection. अब किन सिलेक्शन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो हमें ये समझाती हैं या ये सजेस्ट करती हैं कि हेल्पिंग बिहेवियर जो है वो आपके जीन्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। देन वी हैव न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। ब्रेन एरियाज लाइक द एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स आर इन्वॉल्व इन एम्पैथी एंड प्रो सोशल बिहेवियर। अब हमारे जो ब्रेन के कुछ एरियाज हैं दैट इज एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, वो एम्पैथी और प्रो सोशल बिहेवियर में काम करते हैं या उनके लिए काम करते हैं या उनमें इन्वॉल्व हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पर हमारे पास ब्रेन की डायग्राम है और ये जो ब्लू एरिया है वो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है जो कि आपके प्रो सोशल बिहेवियर को प्रमोट करता है। अंडरस्टैंडिंग एग्रेशन। अब हमें पता चल गया प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में कि प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है। अब हमारे इस टॉपिक का सेकंड टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एग्रेशन। डेफिनेशन ऑफ एग्रेशन। एग्रेशन इज एनी बिहेवियर intended to harm another person who does not wish to be harmed। एग्रेशन का क्या मतलब है? एग्रेशन एक ऐसा बिहेवियर है जिससे आप दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। Then we have types of aggression. Number 1, physical aggression, harming others physically, for example hitting or kicking। फिजिकल एग्रेशन आ जाता है कि आप उनको फिजिकली हर्ट करोगे हिट करके या किक करके। नंबर 2, वर्बल एग्रेशन, हार्मिंग अदर्स थ्रू वर्ड्स, लोगों को नुकसान पहुंचाना अपने वर्ड्स की वजह से या अपने वर्ड्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल उनकी इंसल्ट्स करके या उनको थ्रेट्स देकर। नंबर 3, रिलेशनल एग्रेशन, हार्मिंग अदर्स बाय डैमेजिंग देयर रिलेशनशिप और सोशल स्टेटस। अब रिलेशनल एग्रेशन में आ जाता है कि आप दूसरे इंडिविजुअल जिसके ऊपर भी आपको एग्रेशन है तो आप उनके रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो या उनका जो सोशल स्टेटस है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो या डैमेज करते हो, फॉर एग्जांपल थ्रू गॉसिपिंग और एक्सक्लूजन। नंबर 4, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, एग्रेशन एज अ मीन टू अचीव अ गोल, फॉर एग्जांपल रॉबरी, कि आपको कोई चीज़ चाहिए है और आप गुस्से में जो है चोरी करते हो उस इंसान से जिस इंडिविजुअल के साथ भी आपको आपके कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा एग्रेशन है तो आप चोरी कर लेते हो। Number 5, hostile aggression, aggression driven by anger and intended to cause pain or harm। वो aggression जो कि anger की वजह से ज़्यादा हुआ है या लड़ाई झगड़े की वजह से ज़्यादा हुआ है और आप सामने वाले इंडिविजुअल को दर्द पहुंचाना चाहते हो, पेन पहुंचाना चाहते हो या फिर उसको हार्म करना चाहते हो। Now we have theories of aggression. Number 1 is biological theories। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जेनेटिक फैक्टर्स। एग्रेशन कैन हैव अ हेरिडिटरी कंपोनेंट। अब एग्रेशन जो है वो इनहेरिटेंट भी हो सकता है, आपने अपने फोर फादर से जो वो इनहेरिट किया हो सकता है, तो दैट इज जेनेटिक फैक्टर। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स, ब्रेन स्ट्रक्चर्स लाइक द एमिगडाला एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन प्लेज अ रोल इन एग्रेशन। आपकी जो ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें एमिगडाला और आपकी जो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं वो एग्रेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हार्मोनल इन्फ्लुएंस, टेस्टोस्टेरोन इज लिंक्ड टू एग्रेसिव बिहेवियर। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से जो है आपका एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो कि एक बहुत ज़्यादा मेन कंपोनेंट है मेल्स के अंदर, उसकी वजह से या उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होगी हार्मोन की तो उसकी वजह से एग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा होगा। इसीलिए मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल गुस्सा या एग्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है। थेरीज ऑफ एग्रेशन में हमारे पास नंबर 2 है साइकोलॉजिकल थेरीज। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस। फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन व्हेन अ पर्सन इज ब्लॉक्ड फ्रॉम अचीविंग अ गोल। जब एक इंडिविजुअल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जो भी उसको चीज़ चाहिए या वो गोल अचीव नहीं कर सकता है तो वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। दैट इज़ वाई फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन। देन वी हैव सोशल लर्निंग थ्योरी।
Aggression is learned through observing and imitating others, especially if the behavior is rewarded. जब आप किसी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको इमिटेट करने की ट्राई कर रहे हो और उसके जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसको बाकी सब ने रिवॉर्ड किया है, प्रेज किया है, तो आप उससे वही सीखते हो. तो दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी. Number 3, environmental and situational factors. Heat hypothesis. High temperatures can increase aggression. बहुत कॉमन सी चीज़ है. जैसे ही हाई टेम्परेचर होता है, लोगों का टेम्परेचर यानी कि लोगों का एग्रेशन भी साथ साथ ज़्यादा होता रहता है. Crowding and noise. Overcrowded and noisy environments can contribute to aggressive behavior. Sometimes क्योंकि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, टेंशन में होता है, स्ट्रेस में होता है, या तो फिर ओवर क्राउडेड एरिया होगा या नॉइजी इन्वायरमेंट होगा, तो उसकी वजह से भी उसका एग्रेशन जो है या एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो ज़्यादा होगा. अल्कोहल एंड ड्रग्स. सब्सटेंस यूज कैन लोअर इनहिबिशंस एंड इंक्रीज एग्रेशन. सब्सटेंस यूज की वजह से, ड्रग अब्यूज़ की वजह से भी एक इंडिविजुअल का जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो ज़्यादा हो सकता है. Now as we know that what is aggression and theories क्या है aggression की, now we will learn about reducing aggression कि कैसे हम aggression को reduce कर सकते हैं. तो number 1 is social and environmental interventions. Creating supportive environments, reducing overcrowding, noise and stressful conditions. जब हम reduce करेंगे overcrowding वाली जगह को, जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, उनको हम reduce कर सकते हैं. नॉइज़ को यानी कि ऊंची आवाज़ों को अगर हम रिड्यूस कर दें और स्ट्रेसफुल कंडीशंस जो हैं उनको हम मिनिमाइज़ कर दें, तो उसकी वजह से भी जो है एग्रेसिव बिहेवियर या एग्रेशन रिड्यूस हो सकता है. प्रमोटिंग पॉजिटिव सोशल इंटरैक्शंस. encouraging cooperations and positive communication in school, workplace and communities. लोगों का ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा स्कूल्स में होता है, वर्क प्लेसेस में होता है या कम्युनिटीज़ में होता है. तो अगर हम एक ओपन कम्युनिकेशन रखेंगे, पॉजिटिव कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन रखेंगे, तो इसकी वजह से भी जो एग्रेशन है या एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो मिनिमाइज हो सकता है. नंबर 2, एजुकेशनल एंड कॉग्निटिव अप्रोचेस. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग. टीचिंग स्किल्स फॉर मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स नॉन वायलेंटली. आप इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकें, सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं बगैर किसी वायलेंस के. एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हेल्पिंग इंडिविजुअल्स रिकग्नाइज एंड कंट्रोल देयर एंगर. जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनके लिए एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हुए हैं. आप उनकी हेल्प कर सकते हो अगर आप उनको उस तरफ डायरेक्ट करो और वो जो है अपना एंगर जो है उसी के एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं. नंबर 3, बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज. मॉडलिंग नॉन एग्रेसिव बिहेवियर, डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड रीइंफोर्सिंग पीसफुल बिहेवियर. अब अगर आप दूसरे इंडिविजुअल्स के सामने एग्रेसिव बिहेवियर नहीं शो करोगे, मॉडल जो है एक नॉन एग्रेसिव बिहेवियर को करोगे, डेमोन्स्ट्रेट जो है आपका डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ होगा, तो इसकी वजह से पीसफुल बिहेवियर जो है वो इंक्रीज होगा. पनिशिंग एग्रेसिव बिहेवियर. इम्प्लीमेंटिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एग्रेसिव एक्शंस टू डिस्करेज देम. आप बाकी सब इंडिविजुअल्स के सामने ही जो आपका एग्रेसिव बिहेवियर है या एग्रेशन जो है अगर उसको पनिश करोगे, उसको डिस्करेज करोगे, तो इसकी वजह से बाकी लोगों के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा और वो एग्रेसिव बिहेवियर में इन्वॉल्व नहीं होंगे. नंबर 4, biological and medical interventions. Medications. In some cases, medications may be used to control aggression, particularly if linked to mental health issues. If mental health issues से related हो जाता है aggression या aggressive behavior, तो फिर some cases में medications provide की जा सकती हैं ताकि वो aggressive behavior को minimize करें या reduce कर सकें. Therapy. Psychological counseling to address underlying issues contributing to aggression. थेरेपिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स को कि वो अपने एंगर को या एग्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं. नंबर 5, मीडिया एंड कल्चरल अप्रोचेस. रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू वायलेंट मीडिया, लिमिटिंग एक्सपोजर टू वायलेंट टीवी शोज, मूवीज एंड वीडियो गेम्स. अब हमारे जितने भी वायलेंट प्रोग्राम्स होते हैं या वायलेंट टीवी शोज, मूवीज़ और वीडियो गेम्स होती हैं, उनकी वजह से भी जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो प्रमोट होता है. तो अगर तो हम इस तरह के प्रोग्राम्स को, इस तरह की वीडियो गेम्स को जो है वो लिमिट कर देंगे, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, एग्रेसिव बिहेवियर रिड्यूस हो जाएगा. प्रमोटिंग प्रो सोशल मीडिया कंटेंट
encouraging media that showcases positive social behavior and conflict resolution. हम मीडिया के साथ ये बात कर सकते हैं कि वो एक ऐसा कंटेंट शो करें जो कि पॉजिटिव बिहेवियर को, पॉजिटिव सोशल बिहेवियर को जो है प्रमोट करेगा और फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में बताएगा कि कैसे आप जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो विदाउट एनी वायलेंस. This was the end of your lecture. Thank you.